क्या पढ़ रहे थे? भाग 5। और भाग 5 में किसकी बात कर रहा है? संघ की। अनुच्छेद 51 से लेकर 52 से लेकर 151 तक। ठीक, इसमें सबसे पहले 3 अंग बताए थे लोकतंत्र के, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। पीछे वाली वीडियो में जो डिस्कस किए थे। फिर हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में जो आर्टिकल उन्हें दोबारा से रिपीट कर ले रहे हैं। इसी क्रम में आपको ये सारे आर्टिकल याद होने चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम के लिए ही महत्वपूर्ण है। 52 में किसकी बात कर रहा है? पद की। 53 में किसकी बात कर रहा है? संघ की कार्यपालिका शक्तियां। संघ की कार्यपालिका शक्तियां। 54 में किसकी बात कर रहा है? निर्वाचक मंडल। 55 में किसकी बात कर रहा है? निर्वाचन प्रक्रिया। 56 में किसकी बात कर रहा है? कार्यकाल। 57 में पुनः निर्वाचन। 58 में योग्यताएं। 59 में शर्तें, इसी में दिया गया है वेतन। और 60 में शपथ। ये सारे आर्टिकल एक साथ में लिखे हुए हैं, किससे संबंधित हैं? 61 भी लिखना है। हम ये सोच रहे थे अभी हटाओ मत। महाभियोग। कोई बात नहीं है, आपके समझ में आ रहा है? आपको दिखाई दे रहा है? थोड़ा बहुत उसमें भी दिखाई दे रहा है। दिमाग से समझ लेना इस बात दीपक, ध्यान से नहीं, किससे? दिमाग से, जिससे दोबारा से लोड लेने की जरूरत ना पड़े। आप वीडियो दोबारा देख सकते हो, हम दोबारा उपलब्ध नहीं होंगे। 52 में किसकी बात कर रहा है? पद की। अब आपको पता है संविधान सभा, ऐसे आप एक विचार बना लो अपने दिमाग में, जैसे संविधान सभा में बैठे हुए लोग हैं। संविधान सभा की अध्यक्षता कौन कर रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज हम राजेंद्र प्रसाद की तरह थोड़ा थोड़ा लग रहे हैं, तो हमें मान लो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक अध्यक्षता कर रहे हैं। ये हटाना पड़ेगा तब लगेंगे, तब लगेंगे, क्योंकि उस समय था नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता कर रहे हैं। उसी समय एक लड़का है जिसका नाम है दीपक, ये संविधान सभा का मान लो सदस्य है। जैसे ही संविधान सभा ने ये बात को रखा कि हम अनुच्छेद 52 जोड़ेंगे, उसमें राष्ट्रपति का पद रखेंगे, फिर वो सारी चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी इसमें कि वो राष्ट्रपति का पद किस तरह से होगा। यही तो पढ़ा था हमने। फिर उसने बताया ये पद होगा गणराज्य, वंशानुगत नहीं होगा, हमने पढ़ लिया। फिर उस लड़के ने हाथ खड़ा कर दिया, बोले ये बात नहीं मानी सर, ये क्यों बना रहे हैं, इसका काम क्या होगा। फिर 53 जोड़ा गया, उसमें बताया गया कि जितनी भी संघ की कार्यपालिका शक्तियां हैं वो सब किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में। अगर कोई आप पद बनाओगे तो पद के लिए कार्य भी तो होना चाहिए, बगैर कार्य के आप पद थोड़ी बना दोगे। पद बनाया गया, फिर ये बताया गया कि इसके कार्य क्या होंगे। तो संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में। इस लड़के ने कहा ठीक है, तो लड़का का दिमाग चंचल है, फिर से इसने हाथ खड़ा किया कि बताओ जो राष्ट्रपति आपने कहा गणराज्य होगा, इसमें वोट कौन करेगा? एक व्यक्ति है, भारत की जनता वोट करेगी तो बहुत भीड़ भाड़ नहीं हो जाएगी। हमने कहा नहीं, जनता से वोट नहीं करवा रहे हैं, हम उनके प्रतिनिधियों से वोट करवाएंगे। और इसमें किसकी बात कर रहा है? निर्वाचक मंडल की, कि कौन कौन वोट दे सकता है। ध्यान से सुन लेना कि इसमें बात कर रहा है उन व्यक्तियों की जो राष्ट्रपति के लिए वोट कर सकते हैं, उसे कहते हैं निर्वाचक मंडल। इसने कहा ठीक है। इसका लेकिन निर्वाचक मंडल ये वोट किस प्रक्रिया के द्वारा करेंगे? फिर वो बताया गया 55 में कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो किस तरह से होगी, किस तरह से राष्ट्रपति का हम निर्वाचन कराएंगे। इसमें बहुत सारी चीजें आज हम इसी को पढ़ेंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में। ठीक। फिर 56 में आया कि फिर इसने बोला लड़के ने कि ये बताओ एक व्यक्ति जब राष्ट्रपति चुना जाएगा फिर उसकी कुछ समय अवधि भी होगी कि वो हमेशा राष्ट्रपति रहेगा? बोले नहीं, जैसे सम्राट होते हैं ब्रिटेन में, वो हमेशा रहते हैं अपने जीवन काल तक, जब तक वो जीवित रहते हैं। बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसका कार्यकाल बताया गया किसमें? 56 में, कि ये जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा वो मात्र कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए होगा। फिर इसने कहा ठीक है। इसलिए बोला बस एक व्यक्ति एक ही बार बन सकता है?
बोले नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। फिर 57 में क्या बोला, पुनः निर्वाचन की, किसी भी व्यक्ति को पुनः क्या बनाया जा सकता है, राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। फिर इस लड़के ने हाथ खड़ा कर दिया, बोला अच्छा ये बताओ राष्ट्रपति बनने की कुछ योग्यताएं हैं कि कोई भी राष्ट्रपति बन जाएगा। फिर बताएगा नहीं योग्यताएं हैं। वो योग्यताएं किसमें दी गई हैं, 58 में। लेकिन जब योग्यताएं बताई गई तो कुछ शर्तें भी हैं कि वो क्या नहीं कर सकता है। योग्यताओं का मतलब क्या होना चाहिए और शर्तों का मतलब है क्या नहीं होना चाहिए। तो शर्तें किसमें है, 59 में। जब ये पूरा प्रोसेस पूरा हो गया, फिर 60 में कहा कि जब इतनी सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ही ली हैं तो क्या करो, शपथ दिलवा दो। शपथ दिलवा दी गई किसमें, अनुच्छेद 60 में। और इसमें किसकी बात कर रहा है, 61 में, महाभियोग की, कि एक व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बन गया और अगर वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो उसे महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जा सकता है, पाया जा सकता है। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आज जो केंद्र है वो आर्टिकल 54, 55, ये सारे तो समझ में आ जाएंगे। ये कौन सा है, महाभियोग वाला अनुच्छेद 61 है, इस पे हम आज बात करेंगे। ठीक है दीपक। अगर हम ये मिटा दे तो आप बता सकते हो। ठीक है, एक स्वर में बताना है जिससे आवाज आ जाए माइक तक। ठीक बताओ, केवल वही बताना जो लिखा था, बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करके बताओ तो गड़बड़ हो जाएगा। 52 में बताओ, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, 54 में, 55 में निर्वाचन प्रक्रिया, 56 में, 57 में, 58 में, 59 में और 60 में, 61 में महाभियोग। तुमने कितना बोला दीपक इसमें? हम मुंह तो नहीं दिखाई देता चलते हुए, यही तो दिक्कत है। क्या बोल के, जैसे बचपन में पढ़ाया जाता है ना बच्चे को बोल के, जिससे क्या हो जाता है, उसे याद हो जाता है। अभी तो बच्चों वाली श्रेणी में ही हो तुम। खैर, आज हम कौन सा पढ़ेंगे, अनुच्छेद 54 में किसकी बात कर रहा है, निर्वाचक मंडल की। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन सा होता है, कौन कौन राष्ट्रपति को वोट कर सकता है। एक तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के केवल कौन से सदस्य, निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य जो है वो वोट नहीं कर सकते राष्ट्रपति के लिए। अब ये कर सकते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन नहीं कर सकता है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के मनोनीत सदस्य। और दूसरा कौन नहीं कर सकता है, विधान परिषद के सदस्य। लोकसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, विधानसभा के मनोनीत सदस्य, उसी के साथ में विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं, राष्ट्रपति को वोट नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है, लोकसभा में जो सदस्य मनोनीत किए जाते थे, 2 वर्तमान में नहीं किए जाते हैं, एंग्लो इंडियन, उनका मनोनयन कौन करता था, राष्ट्रपति करता था। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, उनका भी मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। विधानसभा में जो मनोनयन होता है वो राज्यपाल करता है, लेकिन राज्यपाल किसका प्रतिनिधि है, राष्ट्रपति का है, इसलिए विधानसभा के भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते। विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं ले सकते, उसका कारण है कि प्रत्येक राज्य में विधान परिषद की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो विधान परिषद के भी सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं किसके, राष्ट्रपति के निर्वाचन में या निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है। लेकिन अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो ये सारे सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ये आपको याद रखना है, चाहे वो लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के मनोनीत सदस्य हों या फिर वो निर्वाचित सदस्य हों। विधान परिषद के सदस्य उसमें भी भाग नहीं लेते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया में भी। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना है। महाभियोग की प्रक्रिया में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भी और निर्वाचित सदस्य भी। तो एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि कौन नहीं लेता है, तो ये 4 तरह के जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते। दूसरा ये कि जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं
ये महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते, ना ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते। ठीक, ये किसकी बात होगी? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की। फिर आर्टिकल 55 में किसकी बात कर रहा है? निर्वाचन प्रक्रिया। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 55, यही समझना था दीपक। ठीक है, इसमें किसकी बात कर रहा है? निर्वाचन प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब है निर्वाचन करने का प्रोसेस क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रोसेस की बात कर रहा है। निर्वाचन प्रक्रिया का मतलब क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन करने का प्रोसेस क्या है, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रक्रिया के द्वारा। प्रक्रिया का मतलब है विधि। ठीक, जैसे मान लो, ये बाकी लोगों को तो समझ में आ रहा होगा, जो नए लोगों में समझ। जैसे मान लो तुम्हें कांस्टेबल की नौकरी लेनी है पुलिस में, तो उसका एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? पहले आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्म अप्लाई करना है। तैयारी उसका प्रोसेस नहीं है। तैयारी तो आपके लिए है, तैयारी उसके प्रोसेस में नहीं आता है। आप बगैर तैयारी की जाओ तो मना कर देंगे क्या? आप बगैर तैयारी पेपर निकाल दो, मना कर देंगे? बोले आपने तैयारी क्यों नहीं की थी कानपुर कोचिंग में? अगर मान लो ऐसा होता तो हमारा एक अधिकार होता, फिर बोले आपको कानपुर कोचिंग आना ही जरूरी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक, तो उसका प्रोसेस क्या है? पहले आपको फॉर्म अप्लाई कराना है। उसकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं? कि आप 18 साल के हो जाने चाहिए, आपने 12th कर लिया हो। ठीक, आपके खिलाफ कोई मतलब इस तरह के केसेस ना हो, वो बाद में आके दिक्कत होगी। तो पहले तो 18 साल के होने चाहिए, 12th कर लिया हो। फिर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। फॉर्म जब अप्लाई होगा तो एक परीक्षा कराएंगे। परीक्षा कराने के बाद आपका रिजल्ट बनेगा। उसके बाद मेरिट आएगी। मेरिट में अगर तो फंस गए तो आपका DBPST वगैरह होगा, फिजिकल मेडिकल होगा। वो एक प्रोसेस है। वही इसमें बात करना है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है उसकी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले इसमें बात कर रहा है वरीयता क्रम की। आपके नोट्स में हो सकता है इधर उधर दिए हों टॉपिक, दी सब होंगी। वरीयता क्रम का मतलब है कि जितने भी कैंडिडेट होंगे उस सारे कैंडिडेट को वोट देना होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक, आप जैसे गांव में प्रधानी का चुनाव होता है, आप प्रधान को वोट करने जाते हो तो सारे प्रधान को वोट करते हो या एक प्रधान को? जो तुम्हारी मर्जी का होता है एक को करते हो। लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता है। वरीयता क्रम का मतलब है कि आपको जितने भी कैंडिडेट हैं, 4 हैं तो चारों को वोट करना है। ठीक, वोट करने का प्रोसेस क्या होगा? व्यक्ति ए अगर आपको ज्यादा पसंद है, मतलब आप चाहते हो यही राष्ट्रपति बने, तो उसके नीचे लिख दो आप 1 नंबर। अगर आपको बी पसंद है, सी, बी, 4 कैंडिडेट है मान लो, आपको बी वाला थोड़ा सा पसंद है, या मान लो दूसरे नंबर आप चाहते हैं सी बने, आपने 2 नंबर लिख दिए। तीसरे पर चाहते हैं अगर ये भी ना बने तो कौन बने, और अगर ये भी ना बने तो लास्ट चॉइस आपकी कोई ना बने तो ये बन जाए, ये मेरी लास्ट चॉइस है। मतलब आप 4 कैंडिडेट हैं तो 4 को क्या करना पड़ेगा? इस तरह से वोट करना पड़ेगा वरीयता क्रम में। इसी को कहते हैं वरीयता क्रम। ठीक, तो जो भी प्रत्याशी होगा, वो जितने भी जो भी सदस्य होगा निर्वाचन मंडल का, वो जितने भी प्रत्याशी होंगे सबको वोट करेगा। ठीक, ये तो हो गया वरीयता क्रम। फिर इसमें बात आती है किसकी? कि जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष? ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब ये नहीं कि आपके सामने नहीं हो रहा है। अप्रत्यक्ष शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो वो जनता के संदर्भ में किया जाता है, कि ये जनता के सामने नहीं किया जा रही है निर्वाचन, या जनता वोट नहीं कर रही है। और जहां भी जनता वोट नहीं कर रही है वो सारे निर्वाचन कैसे हैं? अप्रत्यक्ष, मतलब जनता के प्रतिनिधि वोट कर रहे हैं। तो निर्वाचन कैसा हो जाएगा? अप्रत्यक्ष हो जाएगा। वरीयता क्रम में होगा, अप्रत्यक्ष होगा। फिर शब्द आता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय का मतलब क्या होता है? कि जब इसकी गणना होगी निर्वाचन की, तो कैंडिडेट ए को जो वोट मिला हुआ है 1 नंबर का, अगर ये कैंडिडेट बाहर हुआ तो इसका 1 नंबर वोट किसके पास चला जाएगा? बी के पास, जिसे इसका 2 नंबर वोट मिला था। ये वोट ट्रांसफर सिस्टम जिसे कहते हैं, जो आप अभी पढ़ेंगे इसमें, ये आपको ऐसे समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। दूसरा टॉपिक है वो समझ लो आप, जिसे कहते हैं मत मूल्य। मत मूल्य में आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक राज्य का जो विधानसभा सदस्य होता है उसका मत मूल्य क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक, वो किस पे डिपेंड करता है? राज्य की जनसंख्या पे डिपेंड करता है कि उस राज्य की जनसंख्या कितनी है।
अगर आप किसी भी विधायक का मत मूल्य देखें, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के विधायक का मत मूल्य कितना होगा, तो निकालने का फॉर्मूला ये होता है, कभी कभी ऐसे एग्जाम में पूछ लेता है, बड़े एग्जाम में, तो कुल जनसंख्या राज्य की, उसके बटे में आपको क्या लिखना है, उस राज्य के जो निर्वाचित विधानसभा सदस्य हैं, और गुणा करनी है 1000 से बटे में लगाकर। इससे किसका मत मूल्य निकल के आएगा, विधायक का। ये किसका मत मूल्य है, विधायक का। तो उसमें लिखा हुआ है, देखो, विधानसभा सदस्य का मत मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और गुणा करनी कितनी, 1000 से। ये किसका हो जाएगा, विधायक का। जितने भी विधायक होते हैं, अलग राज्य की जनसंख्या अलग होती है, जनसंख्या अलग होती है तो वहां की सदस्य संख्या भी अलग होती है, और सदस्य संख्या अलग होने के कारण तो विधायक का मत मूल्य होता है प्रत्येक राज्य का क्या होता है, अलग अलग होता है। उत्तर प्रदेश के विधायक का जो मत मूल्य है वो क्या है, सबसे अधिक है, और सिक्किम के विधायक का मत मूल्य क्या है, सबसे कम है। वो जनसंख्या पे डिपेंड करता है। फिर अगर हम सांसद के मत मूल्य की बात करें, तो जितने भी सांसद होते हैं सबका मत मूल्य क्या होता है, एक बराबर होता है। अगर वो चाहे उत्तर प्रदेश का सांसद है, चाहे वो बिहार का है, चाहे वो सिक्किम का है, कहीं का भी सांसद है, सबके मत मूल्य क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि ये जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, टोटल जनसंख्या पे डिपेंड करता है। अब इसके निकालने का फार्मूला क्या है, जो सभी राज्यों के विधानसभा सदस्य, और इन्हें भाग करना है किससे, संसद में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, मतलब कुल सांसद से आप भाग कर दो, और उसके बाद गुणा कर दो किससे, इसमें किसी से गुणा नहीं करनी है। ये सांसद का मतलब ले रहेगा, सभी राज्यों के जितने भी विधानसभा सदस्य हैं उन्हें कुल सांसदों की संख्या से भाग कर दोगे तो एक सांसद का क्या निकल के आ जाएगा, मत मूल्य। ठीक। अब कोई भी विधायक जैसे वोट करने गया तो विधायक का एक वोट नहीं गिना जाएगा, कि नहीं कि एक विधायक ने वोट कर दिया तो एक वोट हो गया, नहीं। हो सकता है इस विधायक के वोट की पावर 500 हो, ठीक, हो सकता है इस विधायक की पावर 30 हो। ये किस पे डिपेंड करेगा, राज्य पर। लेकिन सांसद का मत मूल्य हमेशा एक जैसा ही रहेगा। जैसे मान लो 400 है तो सभी का मत मूल्य कितना है, 400 है। इस तरह से काउंट होता है। तो आप देखो 30 वाले विधायक और इधर 500 वाला विधायक, ये किस पे डिपेंड करेगा, जनता पे डिपेंड करता है। इसमें, हाँ, इसमें समानता रहती है, क्योंकि ये जो निर्वाचन होता है, पश्चिमन आयोग आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 82 में, और पश्चिमन आयोग के तहत क्या होता है, जो पश्चिमन किया जाता है वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तो ये नहीं कि जहां जनसंख्या ज्यादा होगी वो तो ओवरऑल जो जनसंख्या है उसके हिसाब से सांसद की सीटें बनाई जाती हैं। तो इसलिए प्रत्येक पूरे भारत में जो सांसद का मत मूल्य क्या होता है, बराबर होता है, चाहे वो कहीं का भी सांसद हो। लेकिन जो विधायक का मत मूल्य होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उस राज्य की जनसंख्या पे डिपेंड करता है कि उस राज्य में कितनी सीटें हैं, इस हिसाब से। ये तो किसकी बात होगी, मत मूल्य की बात होगी। फिर इसमें एक प्रक्रिया है जिसे कहते हैं, एक प्रक्रिया होती है जिसमें कहते हैं अग्रता ही विजेता। अग्रता विजेता का मतलब होता है जैसे गांव में चुनाव होता है या लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, उसमें कौन व्यक्ति जीतता है, जिसके पास ज्यादा वोट आ जाए। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में व्यक्ति तब तक नहीं जीतेगा जब तक उसे कितने वोट न मिल जाए, 50% प्लस 1। जबकि अदर क्या होता है, अग्रता ही विजेता में क्या होता है कि जिसके पास ज्यादा वोट आ जाए वही जीत जाता है। जरूरी नहीं उसके पास, हो सकता है 20% ही वोट मिले हों, वो 20% वोट बाकी सभी वोटों में परसेंटेज ज्यादा है तो वही व्यक्ति जीत जाएगा। जैसे मान लो 4 व्यक्ति खड़े हैं, ABCD, ठीक, इसे मिले 20%, इसे मिले 15%, इसे मिले 5%, कितने हो गए, 40 हुए। इसे मान लो 30% मिले, इसे 25% मिले, इससे 40% मिले, अब कितने हो गए, 70। इसे भी कितने मिले, 25%। अब इसमें किसी भी कैंडिडेट को 50, यहाँ कितना आएगा, 70, 50, ठीक है।
आप सही है, तुम लोगों को दिमाग नहीं लगा था। अरे ये सही हो गया। एक को 30% है, एक को 25%, 40% और 5% वोट मिले। इनमें कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसे 50% मिले नहीं, फिर भी ये व्यक्ति जीत जाएगा। किसकी बात करें? लोकसभा विधानसभा की जब बात करें तो, या गांव प्रधानी, इसे कहते हैं अग्रता ही विजेता। परसेंटेज की वोट वैल्यू नहीं है, मतलब जिसके पास ज्यादा है वही जीत गया। जबकि अगर राष्ट्रपति के संदर्भ में देखें तो इनमें से कोई भी राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं है। क्या लो, ये तो पहले समझा चुके थे, उसके पीछे क्यों पड़े? अब इसमें कौन जीतेगा? जिसे 40% वोट मिल गए, दो वाला जीत जाएगा। ठीक, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसा नहीं होगा, ये भी नहीं जीतेगा, क्योंकि इसे 40% मिलने कितने चाहिए थे? 50% प्लस 1। फिर क्या होता है? जिसके वोट कम होते हैं उसे बाहर कर दिया जाता है गणना से, इसे बाहर कर दिया जाएगा। इसके वोट ट्रांसफर होंगे, किसको ट्रांसफर होंगे? वो ये डिपेंड करेगा कि इसका 2 नंबर वाला वोट किससे मिला था। ठीक, तो इसमें जो होता है, इसमें प्राप्त करना होता है न्यूनतम कोटा। राष्ट्रपति में क्या प्राप्त करना होता है? न्यूनतम कोटा। और न्यूनतम कोटा क्या होता है? 50% जो होता है उसका प्लस 1। किसी में भी जा सकते हैं, वही आज इसमें देखेंगे आप। अब कोई 4 व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रत्याशी बनना चाहे, वो बताओ अपने नाम। क्या होगा? हाँ हाँ, इसी तरह होती है। बताओ, वरना ऐसे ही नाम रख दे रहे फिर हम। कौन? ब्रजेश। महिला प्रत्याशी को बनना चाहे? जीतने की कोई संभावना नहीं होगी बेटा। और कौन? क्या? ठीक है, 4 ही रखो, वरना वोट ट्रांसफर में दिक्कत होगी। ठीक, अब यहीं से शुरुआत करते हैं। आप बताओ, अब आपको ये करना है, ध्यान से सुन लो। आप सब लोग सदस्य हैं, लोकसभा विधानसभा किसी के भी हो सकते हैं। ये प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी को वोट देने का अधिकार नहीं है। प्रत्याशी अपना वोट नहीं देंगे। ठीक है, फिर रखो प्रत्याशी भी वोट देगा, ऐसा समझ लो। अब इसमें आपको जो भी अगर लोग हैं वो ध्यान से सुन लो। आपको चारों लोगों को वोट करना है। आपको जो व्यक्ति ज्यादा पसंद है उसके आगे क्या करना है? 1 नंबर लिखवाना है, जो कम पसंद है 2 नंबर, मिनिमम इस तरह से आपको लिखवाना है। आप बताओ बेटा, 1 नंबर किसे देना है? हाँ, 1 नंबर। हाँ नहीं, शोर नहीं करो। अगर नहीं पता है तो बता दें। अब ये लड़कियां अपने फेवर में करना चाह रही हैं। देखो, अगर ऐसा करोगे तो तुम लोगों को नुकसान हो जाएगा। फिर तुम लोगों की संख्या कम है ना, इससे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। आप इसे उसके हिसाब से, लिंग के हिसाब से डिवाइड मत करो। अगर उस लड़की की मर्जी, जहां जिसे वोट करना हो सकता है तुम्हें 1 नंबर का वोट नहीं से मिले। बताओ 2 नंबर किसे देना है? 2 नंबर। तुम्हें क्या लग रहा है? कुछ पता नहीं, सब पता है इस लड़की को। अब बताओ 3 नंबर किसे देना है? जल्दी से बताओ, बहुत टाइम निकल जाएगा। आप बताओ जल्दी से, 1 नंबर कहाँ देना है? 2, यही। जल्दी बताओ, बहुत समय नहीं। हाँ, 3, 4, बताओ जल्दी से। हाँ, तुम भी बताओ। अब बताओ। 3। हाँ, शांत रहो, बात नहीं करो।
हाँ हम खड़े हैं ना यहाँ? बताओ बिरजी सर, क्या नाम है? आकाश। अच्छा सोनी बताओ बेटा। बता दो। अब आया है बेचारे का 1 नंबर बोर्ड। बताओ बताओ। एक इधर से बताओ। जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। हाँ बताओ जब, क्या नाम है? हाँ दीपक जल्दी बताओ। तुम भी बताओ लल्ला जल्दी से। ठीक है। 19 का 50% प्लस 1 कितना बनेगा? 9 मान लो। 9 वोट मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 9, क्योंकि आधा वोट थोड़ी कर सकते हैं। वैसे तो वोट वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ ऐसे समझ लो वोट वैल्यू हिसाब से नहीं निकाला जा सकता। अब ये बताओ, इस लड़के को 1 नंबर वोट काउंट करो जल्दी से। एक तो अपना वोट चेंज कर लो इसमें से, क्योंकि पहली बार में 9 मिल जाएंगे, फिर वो वोट ट्रांसफर सिस्टम नहीं होगा। किसी को अपना ध्यान है कोई वोट? ये किसका है तुम्हारा? तुम 1 नंबर किसी और को दे दो। इधर को। ठीक, कितने हो गए? 8। इसके 1 नंबर कितने हो गए? 5। इसके 1 नंबर कितने हैं? इसके एक नंबर कितने हैं? 4 है। 0 कहाँ है? अब इसमें से आप देखो, कोई भी 50% नहीं प्राप्त कर पाया। यही तो है। जब नहीं कर पाया तो आपको सबसे कम 1 नंबर वाला बाहर करना पड़ेगा। किसे बाहर करना है? इस प्रत्याशी को आपको बाहर करना पड़ेगा। ठीक, अब इसका वोट ट्रांसफर सिस्टम क्या है? अब आप ये मत देखो राष्ट्रपति कौन बना है, ट्रांसफर सिस्टम समझ लो क्या है। इसके 1 नंबर वोट कितने हैं? जैसे ही प्रत्याशी बाहर होगा तो इसका 1 नंबर वोट उससे जाएगा जिसने 2 नंबर वोट खुद किया है। अब इसका जिसने जिसने इसे 1 नंबर दिया, उसने अपना 2 नंबर किसे दिया है? इसका कितना हो जाएगा? यहाँ 1, यहाँ भी कितना हो जाएगा? 1। इस लाइन में 3 वाला कितना हो जाएगा? 2। 4 वाला कितना हो जाएगा? 3। सेम था बिल्कुल। वोट ट्रांसफर हुआ, ये प्रत्याशी इससे क्या हो गया? बाहर। अब देखो, इसके वोट 1 नंबर में कोई चेंज तो हुआ नहीं है जहां तक लग रहा है। इसके 1 नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ। इसके 1 नंबर वोट बढ़ेंगे, कितने बढ़ जाएंगे? कितने हो गए? 6। अब कौन बाहर होगा? अब जिसके वोट कम है वो बाहर होगा, क्योंकि अभी भी किसी को 50% प्राप्त नहीं हुए। नहीं हुई तो ये लड़का बाहर होगा गणना से। अब इस लड़के को 1 नंबर जो वोट मिला है, उसका 2 नंबर देखो किसे मिला है। इसका 1 नंबर है यही ना 1 नंबर। इसका 1 नंबर यहां से हटेगा, यहां कितना हो जाएगा? 1। ठीक, उसके अलावा इसका 1 था, ये 3 है, यहां कितना हो जाएगा? 3। 1 नंबर है,
यहाँ कितना हो जाएगा 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 3। ये 1 है, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, कौन सा 3 होगा। अब इसे वैसे भी प्राप्त हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। अगर नहीं होता तो अगले राउंड में भी इसी तरह से प्रक्रिया होती और उस व्यक्ति को बाहर कर दिया जाता अगला व्यक्ति। अब इसे जो वोट प्राप्त होगा वो कितने हो गए 50% प्लस डन। होनी कितनी चाहिए थी मिनिमम 9, और इसे कितने प्राप्त हो गए 11। ये कौन से राउंड की गणना होगी, तीसरे राउंड की। मोस्टली ऐसा होता है कि पहले राउंड की ही गणना में प्रत्याशी जीत जाता है। अब तक भारत में केवल एक बार ऐसा कराना पड़ा, दूसरे राउंड की गणना करानी पड़ी। तो ये होता है वोट ट्रांसफर सिस्टम। इसके इस तहत किसका निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन इस प्रक्रिया के तहत होता है। हाँ, पहली बार में वैसे तो हो गया था, वो अगर वोट नहीं करवाते पहली बार में हो, वो समझाने के लिए वहां से कराना पड़ा। निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन मंडल दोनों समझ में आ गए दीपक? ठीक, राष्ट्रपति नहीं बने कोई बात नहीं है, ये भी कुछ शक्तियां नहीं है तो बगैर राष्ट्रपति बनने में कोई फायदा नहीं है। अब इसमें एक जो महत्वपूर्ण आप बताया था दूसरा अनुच्छेद, वो कौन सा, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में किसकी बात कर रहा है, महाभियोग। अभी हटाया ही नहीं, टेंशन ना लो। निर्वाचन जब अपने हाथ में तो हटाना भी किसके हाथ में, अपने हाथ में। दुख नहीं हो रहा होगा बेटा तुम्हें, नहीं बने कोई बात नहीं, तब तुम्हें हट तो नहीं रहे, 2 मिनट के लिए बन गए तो क्या हुआ। ठीक, अब ये क्या करेगा व्यक्ति जो भी राष्ट्रपति बनेगा, अगर वो संविधान पे क्या कर रहा है, अतिक्रमण। अब संविधान पे अतिक्रमण की डेफिनेशन क्या है, ये कोई ऐसी सटीक डेफिनेशन दी गई, कोर्ट इस तरह की बात कभी बताएगा अगर नंबर आया कि संविधान पे अतिक्रमण क्या है। अगर राष्ट्रपति, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की दी गई क्षमादान शक्तियां, अगर राष्ट्रपति क्षमादान शक्तियों का अनुचित प्रयोग कर रहा है, या राष्ट्रपति सैन्य शक्तियों का अनुचित प्रयोग कर रहा है, राष्ट्रपति वित्तीय शक्तियों का अनुचित प्रयोग कर रहा है, या राष्ट्रपति विधायी कार्यपालिका शक्ति किसी का भी अनुचित तरीके से प्रयोग कर रहा है जो संविधान के इतर है, इतर मतलब संविधान के बाहर है, तो राष्ट्रपति के विरुद्ध जो प्रक्रिया हटाने की है उसे कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। ध्यान रखना, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कही जाती है, स्पेशल उसे शब्द दिया गया उसे कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद कौन सा है, 61। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्यों लाई जाएगी, कि महाभियोग क्यों लाया जाएगा, जब राष्ट्रपति क्या करेगा, संविधान पर अतिक्रमण करेगा। संविधान पे क्या कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है। अब ये हटाने का जो प्रोसेस है, ये या तो लोकसभा में लाओ इस प्रक्रिया को, या राज्यसभा में लाओ, जहां भी लाओ उसे जो कुल सदस्य है उसके 25% सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। एक आप पत्र लेकर आएंगे, उसमें लिखा होगा अध्यक्ष के लिए, जो भी अगर लोकसभा में तो लोकसभा अध्यक्ष के लिए, राज्यसभा में है तो राज्यसभा अध्यक्ष के लिए लिखा होगा कि भाई ये व्यक्ति जो राष्ट्रपति है वो अपनी उसका क्या कह रहा है, उल्लंघन कर रहा है, संविधान पे अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा है। अतः संसद के सदस्य इस बात को लेकर सहमत हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाए। नीचे कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, 25% कुल का, मतलब 552 अगर लोकसभा में है तो उनका 25%, उपस्थित का नहीं, कुल का 25% होना चाहिए। लोकसभा में अगर लाए तो लोकसभा का, अगर राज्यसभा में दें राज्यसभा में। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में लाई जा सकती है, कोई से नहीं लाई सकती, क्योंकि उपराष्ट्रपति को केवल किसमें लाई जा सकती है, राज्यसभा में। लोक और राष्ट्रपति वाली दोनों में से कहीं ले आओ। जैसे ही आप महाभियोग लेकर आए, हमने मान लिया आप कहां लेकर आए, लोकसभा में लेकर आए महाभियोग, 25% सदस्यों के इस पे क्या है, हस्ताक्षर है, तो इसमें 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। 14 दिन के नोटिस के बाद उस पर चर्चा कराई जाती है, किसमें, संसद में। संसद में मतलब जिस सदन में उसे पेश किया गया वहां इसकी क्या होगी, उस सदन में जांच होती है जो महाभियोग लगाया गया, क्या ये महाभियोग सही है। अगर सही है तो ये पारित कराना पड़ेगा कितनी बहुमत से, 2/3 बहुमत से। मतलब लोकसभा के 2/3 सदस्य अगर इस बात पे सहमत हैं तो ये भेजा जाएगा अगले सदन के लिए, और अगर 2/3 सदस्य सहमत नहीं है तो उसे वहीं रोक दिया जाएगा, वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लोकसभा ने 2/3 अगर पास कर दिया, चर्चा होती है 14 दिन के बाद, पास कर दिया, पास करने के बाद ये अगले सदन में जाएगा, जैसे प्रोसेस है, कहां जाएगा, राज्यसभा में।
अब राज्यसभा में जाएगा तो 25% का प्रावधान वहां नहीं है, तो शुरुआत की बात थी, 25% की बात है, वो तो लाने की शुरुआत की बात है। अब ये जब यहां से घूम के आ रहा है, वहां से पारित होकर लोकसभा से अब राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा में समय दिया जाता है। अब राष्ट्रपति अपना पक्ष कहां रखेगा? हमेशा कहां रखना? दूसरे सदन में। अगर लोकसभा में लाया गया है तो राष्ट्रपति अपना पक्ष कहां रखेगा? राज्यसभा में। और अगर राज्यसभा में पहले आया है तो राष्ट्रपति पक्ष कहां रखेगा? लोकसभा में। ठीक दूसरे सदन में उसमें मौका दिया जाता है। यहां किसमें लाए? पहले लोकसभा में। तो राष्ट्रपति को मौका दिया जाएगा बोलने का, किसमें? राज्यसभा में, कि आप अपना पक्ष रखो। राष्ट्रपति यहां क्या रखेगा? अपना पक्ष। अब अपना पक्ष रखने के लिए राष्ट्रपति या तो स्वयं उपस्थित हो सकता है या अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सकता है। ठीक, राष्ट्रपति इसमें अपना पक्ष रखेगा। राज्यसभा इसकी क्या, हमेशा पहला सदन आरोप लगाता है, कोई सा भी हो, दूसरा सदन उसकी जांच करता है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति पर आरोप कौन सा सदन लगाता है? तो जिस सदन में महाभियोग लाया जाए वो आरोप लगाता है, और दूसरा सदन जो होगा वो क्या करेगा? जांच करेगा। तो राज्यसभा इसकी क्या करेगा? जांच करेगा। राष्ट्रपति उसमें अपना पक्ष रखेगा। अगर राज्यसभा सदस्यों को भी लगता है कि नहीं महाभियोग सही है, और अगर इन्होंने भी 2/3 बहुमत से इसे पारित कर दिया, तो उसी दिन राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र देना अपना पद से, और ये महाभियोग की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? संपन्न हो जाएगी। राष्ट्रपति अपना पक्ष कब रखता है? 2/3 बहुमत की बात? नहीं नहीं नहीं, 2/3 बहुमत से पहले ही। बाद में अगर पक्ष रखेगा तो फिर तो पारित हो जाएगा ना। कुल सदस्यों का 2/3, हमेशा कुल सदस्यों का बहुमत लागू होता है। वो थोड़ी दे पाएंगे, जैसे हमने मान ली 50 सदस्य हैं, ठीक, ये उपस्थित नहीं है, उपस्थित कितने इनमें से? मात्र 40 हैं, या 30 मान लो, 40 मान लो, जो भी है। कुल सदस्य कितने हैं? 50। उपस्थित कितने हैं? अब आप ये सोच रहे हैं कि जो उपस्थित नहीं उन्हें वोट करने की क्या जरूरत है? 40 का 50 का 2/3 निकालो, अरे यहाँ आप ऐसी संख्या कर लो जो कट जाए। 52 नहीं कटेगा ना, 51 कट जाएगा। 51 है, उपस्थित कितने हैं? 40। काट दो, कितना हो जाएगा? 17 गुणा 2, कितने सदस्य होने चाहिए? 34। उपस्थित कितने सदस्य हैं? अगर इन 40 में से 34 ने वोट कर दिया तो 2/3 बहुमत हो गया। उपस्थित जो सदस्य हैं उनमें से 34 ने अगर वोट कर दिया पक्ष में या विपक्ष में, तो ये 2/3 बहुमत हो गया। ठीक, तो कुल का पहले 2/3 निकाल लो, कितना हो गया? 34। फिर जो उपस्थित सदस्य उनमें से कम कितने का वोट होना चाहिए? 34 का। ये जरूरी नहीं कि वो 10 नहीं है। किससे? तो फिर एक बात और भी तो है, गणपूर्ति की भी तो प्रक्रिया है, कोरम भी तो पूरा होना चाहिए। आप अनुच्छेद 99 पढ़ेंगे, कोरम 99 100 में कोरम जब पूरा नहीं होगा तो कैसे कार्रवाई हो जाएगी? इतने होने चाहिए। हाँ, तो कम से कम कोरम पूरा होना चाहिए, तभी तो काम होगा। ठीक, तो ये 40 का मतलब कितना निकल आएगा? 34 ही होता है 2/3 की प्रक्रिया। ठीक है, फिर राष्ट्रपति को अपने पद से क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र। त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना किसे देता है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति शपथ किसके समक्ष ग्रहण करता है? मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। मुख्य न्यायाधीश अगर ना हो तो, अगर मान लो मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो उसके वरिष्ठ में उसके द्वारा नियुक्त किए किसी व्यक्ति, जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेगा शपथ दिलाने के लिए, उसके। और अगर मुख्य न्यायाधीश पद पर ही नहीं है, ये भी हो सकता है, तो वरिष्ठ न्यायाधीश, आपको पता है मुख्य न्यायाधीश जब पद पे नहीं होता, वरिष्ठ न्यायाधीश उस समय कार्यभार संभाल रहा होता है, तो वो वरिष्ठ न्यायाधीश की समझ लेगा। ठीक, लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश पद पर है तो जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति है, वरिष्ठ के समक्ष। मुख्य न्यायाधीश पद पर है तो जरूरी नहीं वरिष्ठ के समक्ष लेगा, फिर मुख्य न्यायाधीश किसी को भी नियुक्त कर सकता है शपथ दिलाने के लिए। ठीक है, हाँ, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए, ये जरूरी नहीं कि वो वरिष्ठ होना चाहिए, वरिष्ठता का संदर्भ नहीं। हाँ, समझ में आ गया? ठीक, अब इसमें आगे के पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां।
एक अनुच्छेद और 62 भी पढ़ लो, कल पढ़ेंगे इसकी शक्तियां। अनुच्छेद 62 किसकी बात कर रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण हो उससे पहले ही अगले राष्ट्रपति का क्या होना चाहिए, मतलब पद की रिक्तता की बात कर रहा है इसमें, पद की रिक्तता या पद रिक्तता की बात कर रहा है, मतलब राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं रह सकता। ये किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 62 में। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है, ठीक, तो उसकी कार्यकाल रहते ही अगले राष्ट्रपति का आपको निर्वाचन कराना है, ऐसी बात की गई है। दूसरा, अगर आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे, इस संदर्भ में तो जो उपराष्ट्रपति है, आगे आप पढ़ेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, तो जो उपराष्ट्रपति है ये क्या बन जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा। लेकिन उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 6 माह से अधिक समय कार्य नहीं कर सकता। 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है राष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई जरूरी नहीं है, उपराष्ट्रपति का करा लो लेकिन 6 माह का समय नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव आपको कितनी माह में अनिवार्य है, 6 माह में अनिवार्य है। दूसरा, जो भी अगला व्यक्ति राष्ट्रपति, जैसे मान लो पिछला व्यक्ति जो ए था, ये 2 साल तक पद पे रहा, 2 साल के बाद इसकी मृत्यु हो गई है, इसने त्याग पत्र दे दिया। अब चुनाव कराना है कितनी माह में, 6 माह में। तब तक कार्य कौन करेगा, उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। ठीक, हो सकता है 2 ही माह करे, 1 माह करे, लेकिन 6 माह से ज्यादा नहीं कर सकता। अब दोबारा से चुनाव होगा, व्यक्ति 20 में अगर चुना जाता है तो इसका जो कार्यकाल रहेगा वो कितना रहेगा, शेष 3 वर्ष रहेगा या 5 वर्ष रहेगा, 5 वर्ष, शेष नहीं, ये ध्यान रखना, कितना रहेगा, 5 वर्ष। लोकसभा विधानसभा में ऐसा नहीं होता है, प्रधानी में भी ऐसा नहीं होता है, शेष समय के लिए बनता है, लेकिन राष्ट्रपति हमेशा पूर्ण कार्यकाल के लिए बनेगा। इसका बचा कितना था, 3 वर्ष, 3 बचा था ना। और अगला जो चुनाव है ये 3 के लिए ना चुन के कितने वर्ष के लिए चुना जाएगा, 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। ये किसके लिए, केवल राष्ट्रपति के लिए ऐसा होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए। बाकी सब जगह क्या होता है, जितना शेष कार्यकाल होता है उसके लिए ही चुना जाता है। ठीक, तो ये कि पद रिक्त नहीं रहेगा। दूसरा, अगर मान लो किसी आकस्मिक स्थिति में चुनाव नहीं हो पा रहा है, जैसे मान लो कोविड है, ठीक है, कोई स्थिति है जिसमें चुनाव नहीं हो पा रहा है, तो जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो अपने पद पे तब तक बना रहेगा जब तक कि अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन ना हो जाए। सीधे सीधे समझ लो, राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं रह सकता किसी भी कंडीशन में। ठीक, ये उपराष्ट्रपति इसलिए रखा गया है, जैसी कोई दिक्कत होगी तुरंत इसे क्या बना दिया जाएगा, राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। कौन, उपराष्ट्रपति। हाँ, मान लो अगर ऐसा होता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों एक्सपायर हो जाते हैं, कोई दिक्कत हो जाती है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है ये कार्यभार देखेगा किसका, राष्ट्रपति का। और मान लो मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो कार्यभार देखेगा। वरिष्ठ का मतलब होता है जो कार्य में वरिष्ठ होता है वो वरिष्ठ होता है, जो अपने उसमें कार्यकाल में वरिष्ठ होता है, जो एज भी नहीं, जो कार्यकाल में वरिष्ठ होता है वो वरिष्ठ न्यायाधीश माना जाता है। और वरिष्ठ एक तो ऐसा होगा जिसका कार्यकाल ज्यादा होगा। वरिष्ठ का मतलब कोई ऐसा थोड़ी कि सब एक साथ में ही नियुक्त हुए, तो उसमें से कोई एक व्यक्ति होगा जो वरिष्ठ होगा। ठीक, यही तक।